जोहार, जय हिंद साथियों। आप सबों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल तेजस डिफेंस एकेडमी पे। आइए एक और नई वीडियो के साथ जुड़े हैं आप लोगों से। और आज का जो वीडियो है वो है अध्याय 6। ठीक है, हिंदी का जो है वो अध्याय 6 है और ये है यह दंतुरित मुस्कान। ठीक है, जिनके लेखक हैं नागार्जुन जी। ठीक है, जिनका लेखक परिचय मैं आपको पढ़ा दिया हूँ। ठीक है, वो हमारे YouTube चैनल तेजस डिफेंस एकेडमी पे वीडियो अपलोड है, आप जाके वहाँ लेखक परिचय के बारे में देख लीजिए। ठीक है, आइए तो ये हम लोग काव्यखंड का जो है आज चैप्टर 6 पढ़ेंगे, यह दंतुरित मुस्कान, जिनके लेखक हैं नागार्जुन जी। आइए तो इस कविता को हम लोग देखते हैं। देखिए कविता क्या कहता है। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। धूली धूसर तुम्हारे ये गात छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। ठीक है, जलजात यानी कमल के फूल। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। ठीक है, आइए आगे देखते हैं कविता को। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल। शेफालिका एक फूल होता है, ठीक है, जो सूर्यास्त के 1 घंटे के बाद ये फूल फूलता है और सूर्योदय से पहले जो है ये मुरझा जाता है। ठीक है, छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बास था कि बबूल। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। ठीक है, अनिमेष मतलब बिना पलक झपकाए देखते रहना। ठीक है, थक गए हो आँख लूँ मैं फेर। ठीक है, क्या हुआ यदि हो सके परिचित ना पहली बार। यदि तुम्हारी माँ ना माध्यम बनी होती आज, मैं ना सकता देख मैं ना पाता जान। ठीक है, देखिए ये जो है लेखक नागार्जुन जी, ठीक है, अपने बच्चे से कह रहे हैं। ठीक है, वो बहुत दिनों के बाद जो है अपने घर आए हैं। ठीक है, और अपने बच्चे का जो है बेटे का दंतुरित मुस्कान देखकर, ठीक है, ये कविता को लिखे हैं। ठीक है, आइए देखते हैं इन कविता का जो है भावार्थ क्या है। ठीक है, इसका व्याख्या देखते हैं। प्रसंग सबसे पहले देखते हैं। आइए, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत सम्मिलित जन कवि नागार्जुन की कविता यह दंतुरित मुस्कान से ली गई है। इनमें कवि एक छोटे दुधमुहे बच्चे की मुस्कान को देखकर भावविभोर हो उठा है। ठीक है, भावविभोर हो उठा है। ठीक है, नागार्जुन का मानना है कि वस्तुतः इस स्वाभाविक और कोमल सुंदरता में जीवन का संदेश छुपा हुआ है। शिशु की यह दंतुरित मुस्कान तब और भी मनमोहक हो उठती है जब उसमें उसकी नज़रों का बागपन जुड़ जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नागार्जुन जी आगे क्या कहते हैं। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। ठीक है, व्याख्या देखिए कविता का। अबोध शिशु, ठीक है, अबोध शिशु, ठीक है, जिनको भी कुछ ज्ञान नहीं है। ठीक है, अबोध शिशु, तुम्हारी यह नए नए दांतों की मुस्कुराहट मरते हुए में भी जान डाल देने वाली है। ठीक है, कि बच्चे का जो मुस्कान है नए नए दांतों का, वो क्या है, मरते हुए में भी जान डाल देने वाली है। ठीक है, तुम्हारे धूल लिपटे या यंग प्रत्यंग ऐसे लगते हैं जैसे तालाबों से निकलकर कमल मेरी झोपड़ी में खिल गए हों। ठीक है, ओ प्राण स्वरूप शिशु, संभवतः तुम्हारे ही स्पर्श पाकर मेरे प्राणों का पाषाण अर्थात जीवन की जड़ता पिघलकर जल बन गया हो। तुम्हारे शरीर को छूकर ऐसा लगा जैसे शेफाली के फूल झड़ने लगे हैं। ठीक है, शेफाली के फूल झड़ने लगे हैं। आनी मन आनंद से झूम उठा। तुम मुझे पहचान सके हो कि मेरा स्पर्श बस अथवा बबूल जैसा। ठीक है, लेखक जी कहते हैं तुम मुझे पहचान सके हो कि मेरा स्पर्श बांस
अथवा बबूल जैसा, ठीक है। किस प्रकार का था, बाँस या बबूल का, ठीक है, किस प्रकार था। यहाँ बाँस और बबूल कहने से कवि का आशय कोमल शिशु की तुलना में उसकी अपनी रुक्षता कठोरता से है, ठीक है, अपनी रुक्षता कठोरता से है, ठीक है। कवि का कहना है कि जो मेरे स्पर्श को है आप कैसा अनुभव कर रहे हैं, ठीक है, बाँस के जैसा या फिर बबूल के जैसा कठोर, ठीक है। क्या तुम मुझे एकटक देखते ही रहोगे, क्या तुम मुझे एकटक देखते ही रहोगे, यदि तुम थक गए हो तो मैं अपनी नज़रें तुम पर से हटा लूँ, तुमसे हटा लेता हूँ, ठीक है, तुम पर से हटा लेता हूँ। कोई बात नहीं, यदि तुमसे मेरा परिचय एक बार में ना हो सका, मैं तुम्हारी माँ का भार एहसान मानता हूँ जिसके कारण तुम्हारा जीवन संभव हुआ, ठीक है। और मैं तुम्हारे नव जीवन को देख वो जान पाया, वो शिशु तुम्हारे यह नए नए दांतों की मुस्कान नए जीवन का संदेश देती है, ठीक है। आइए देखते हैं आगे कविता और, ठीक है। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान धन्य तुम, माँ भी तुम्हारी धन्य, चिर प्रवासी मैं इतर, ठीक है, चिर प्रवासी मैं इधर, मैं अन्य, इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां माँ की कराती रही है मधुपर्क, ठीक है। देखते तुम इधर कनखी मार और होती जबकि आँखें चार, तब तुम्हारी दंतरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान, ठीक है। छविमान मतलब सुंदर। आइए व्याख्या में देखते हैं, देखिए क्या है। प्रसंग जो है पूर्वत है, ठीक है। व्याख्या देखिए, शिशु की दंतरित मुस्कान के विषय में वर्णन करते हुए नागार्जुन जी आगे कहते हैं कि वो नवजात शिशु तुम धन्य हो, तुम्हारी माँ भी धन्य है, मैं तो प्रवासी हूँ, चिर मतलब प्रवासी, ठीक है, मेरे जैसे अतिथि अचानक आने वाले, ठीक है, मेरे जैसे अतिथि से तुम्हारी घनिष्ठता नहीं है, तुम्हें तो माँ की अंगुलियों की मधुपर कानी शहद, ठीक है, चटाती रही है, प्रेम करती रही है, तुम अपनी तिरछी नज़रें से इधर मेरी तरफ देखते हो और तुम्हारी नज़रें मेरी नज़रों से मिलती है, तब तुम्हारी यह दंतरित मुस्कान और भी शोभायुक्त अर्थात सुंदर हो जाता है, मुझे सौंदर्ययुक्त लगती है। चलिए, यह दंतरित मुस्कान जो है वो कविता खत्म हो गया, ठीक है। इसी में नागार्जुन जी का एक और कविता पढ़ना है जो है फसल, ठीक है। आइए देखते हैं फसल के बारे में। एक के नहीं दो के नहीं ढेर सारी नदियों के पानी का जादू, एक के नहीं दो के नहीं लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा, एक की नहीं दो की नहीं हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म, ठीक है। इसका कहने मतलब तात्पर्य क्या है, देखिए क्या कवि कहते हैं, ठीक है। प्रसंग देखिए पहले। प्रस्तुत पद्यांश कवि नागार्जुन द्वारा रचित कविता फसल से उद्धृत है, ठीक है, फसल से लिया गया है। यहाँ कवि ने फसल के बारे में बताना चाहा है, ठीक है। आइए देखिए क्या कहता है इसका व्याख्या भावार्थ। कवि ने बताया है कि फसल स्वयं उत्पन्न नहीं होता, ठीक है, फसल जो है स्वयं उत्पन्न नहीं होता है। हमारे देश में एक दो नहीं अपितु अनेक नदियाँ बहती हैं, हमारे देश में एक दो नहीं अपितु अनेक नदियाँ बहती है। उन नदियों के जल में फसलों को सींचा जाता है, ठीक है, फसलों का सींचा जाता है। फसलों को उपजाने के लिए एक दो नहीं अपितु लाख लाख करोड़ करोड़ लोग दिन रात परिश्रम करते रहते हैं। फसल अनगिनत किसानों और मजदूरों के भागीरथ परिश्रम का फल है, ठीक है। कवि कहते हैं कि फसल जो है अनगिनत किसानों और मजदूरों का परिश्रम का फल है। फसल केवल एक या दो नहीं बल्कि अनेक खेतों की मिट्टी का गुणधर्म है, ठीक है। फसल जो है केवल एक या दो नहीं बल्कि अनेक खेतों की मिट्टी का गुणधर्म है। फसल मिट्टी की उपजाऊ शक्ति पर आधारित है। इस प्रकार फसल स्वयं उत्पन्न न होकर नदियों के जल, किसानों के परिश्रम और खेतों की अनेक प्रकार की मिट्टियों का परिणाम होती है, ठीक है।
कवि कहते हैं कि फसल जो है स्वयं उत्पन्न ना होकर नदियों के जल, किसानों के परिश्रम, खेतों के अनेक प्रकार की मिट्टियाँ का परिणाम होती है। आइए इसी में एक और दिया हुआ है विशेष, ठीक है। देखिए विशेष में क्या व्याख्या है। यहाँ कवि ने पृथ्वी और जल परिश्रम, यहाँ कवि ने पृथ्वी, जल और परिश्रम के समन्वित प्रयास से ही फसल का निर्माण संभव बताया है। कवि का धरती और श्रम से पूरा लगाव है, ठीक है। यानी कवि जो है नागार्जुन जी, उनका जो है धरती और श्रम से पूरा लगाव है। खड़ी बोली की छंदमुक्त कविता का प्रयोग किया गया है, ठीक है। खड़ी बोली की छंदमुक्त कविता का प्रयोग किया गया है। लाख लाख कोटि कोटि हाथों हजार हजार में अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, ठीक है। लाख लाख कोटि कोटि हाथों हाथों हजार हजार में अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अनगिनत का बोध कराने के लिए लाख करोड़ हजार आदि गिनतियों का प्रयोग किया गया है। भाषा सरल, सहज तथा स्वाभाविक है, ठीक है। आगे देखते हैं फसल क्या है। फसल क्या है। फसल क्या है। और तो कुछ नहीं है, और तो कुछ नहीं है, वह नदियों के पानी का जादू है, वह हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। प्रसंग देखिए इसका। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित कविता फसल से उद्धृत है, ठीक है। इसके कवि नागार्जुन है। यहाँ कवि ने फसल की उत्पत्ति संबंधी प्रश्न पूछने के बाद स्वयं ही उनके उत्तर दिए हैं। देखिए कवि क्या कहते हैं सो, ठीक है। व्याख्या में देखिए कवि ने प्रश्न किया कि फसल क्या है, ठीक है। कवि ने प्रश्न किया कि फसल क्या है। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कवि कहते हैं, यानी खुद प्रश्न करते हैं और खुद कवि जी जो है उत्तर देते हैं, ठीक है। कवि ने प्रश्न किया है कि फसल क्या है। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कवि कहता है कि फसल स्वयं उत्पन्न होने वाली कोई विषय वस्तु नहीं है, इसके निर्माण में अनेक तत्व सहायक है। फसल पर विभिन्न नदियों के अमृततुल्य जल का प्रभाव पड़ता है। अनेक किसान मजदूरों के दिन रात अथक परिश्रम का फल है। अनेक प्रकार की भूरी, काली, चंदन जैसी मिट्टियों की उर्वरता का प्रभाव है। सूर्य के प्रकाश और हवाओं के बहाव का भी फसलों के निर्माण में विशेष योगदान है। ये सभी तत्व फसल निर्माण में सहायक बनते हैं। अतः मानव श्रम के साथ साथ पंच महाभूतों का भी फसल के निर्माण में विशिष्ट योगदान है, ठीक है। मानव श्रम के साथ साथ हवा, पानी, जल और मिट्टी का भी विशिष्ट योगदान है, ठीक है। कवि ने फसल को नदियों के पानी, किसानों के परिश्रम, मिट्टियों के गुण, सूर्य की किरण, हवा के बहने का मिश्रित रूप बताकर देश की मिट्टी और किसान मजदूरों के प्रति अपना लगाव स्पष्ट किया है। हवा की थिरकन का सिमटा हुआ संकोच में मानवीयकरण अलंकार है। प्रश्नोत्तर शैली का अनुपम प्रयोग किया गया है। देशज शब्दों के प्रयोग से काव्य प्रभावी बन पड़ा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आइए हम देखते हैं इससे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, ठीक है, पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल तेजस डिफेंस एकेडमी को आप लोग सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए, ठीक है, और लाइक भी कर दीजिए, ठीक है। आइए वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। फसल कविता के माध्यम से कवि ने किसे महत्व दिया है, ठीक है। फसल कविता के माध्यम से कवि ने किसे महत्व दिया है। ये परिश्रम, बी विद्रोह, सी क्रांति, डी इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। तो फसल कविता में जो है कवि ने परिश्रम को महत्व दिया है, ठीक है। मेहनत को, श्रम को महत्व दिया है। अगला प्रश्न पर चलते हैं। आइए
प्रश्न संख्या 2 पे चलते हैं। बच्चे की दंतोरित मुस्कान। कविता में कवि के अनुसार बच्चों की मुस्कान लोगों के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, बच्चों की दंतोरित मुस्कान यानी बच्चे की दंतोरित मुस्कान। कविता में कवि के अनुसार बच्चे की मुस्कान लोगों के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये क्या प्रभाव पड़ता है, देखिए ये क्या बोलता है, मृत आदमी को भी यहाँ पे होगा जिंदा। ठीक है, जिंदा कर सकती है। ठीक है, क्या होगा, जिंदा। थोड़ा सा मिस एरर हो गया है ना टाइपिंग में। तो मृत आदमी को भी जिंदा कर सकती है, निराश व्यक्ति भी गम भूलकर मुस्कुरा सकता है। दोनों हो सकता है, सी ये और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, और बी दोनों। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 4। ठीक है, बच्चे की दंतोरित मुस्कान। कविता में कवि अपने बच्चों के बारे में क्या बताता है। बच्चे की दंतोरित मुस्कान। कविता में कवि अपने बच्चों के बारे में क्या बताता है। बच्चे की दंतोरित मुस्कान। कविता में कवि अपने बच्चों के बारे में क्या बताता है। देखिए, बच्चे के नए दांत निकलना शुरू हुआ है, बी बच्चे का बाल निकलना शुरू हुआ है, सी बच्चा चलने लगा है, डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चे की दंतोरित मुस्कान कविता में कवि जो है अपने बच्चों के बारे में बताया है कि बच्चे के नए दांत जो है निकलने शुरू हो गए हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न संख्या 4 पे। यह दंतोरित मुस्कान छंद की दृष्टि से यह कैसी कविता है। ठीक है, यह कैसी कविता है। तो अब भाई आपने पढ़ा कविता में कि यह एक मुक्त छंद कविता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये मुक्त छंद। ठीक है, अगला प्रश्न के बाद चलते हैं 4 पर। ठीक है, यह दंतोरित मुस्कान कविता के आधार पर शिशु कवि को क्यों नहीं पहचान पाया। ये कवि से अपरिचित था, कवि से नाराज था, कवि को पहली बार देखा था, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ये कवि से यह परिचित था। ठीक है, कवि जो है बहुत दिन के बाद आए थे। ठीक है, उनको कभी नहीं देखा था, इसलिए कवि से जो है अपरिचित था। ठीक है, प्रश्न संख्या चलते 6 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पर। यह दंतोरित मुस्कान कविता के आधार पर कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को किन बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है। ठीक है, आइए देखते हैं किन बिंबों के माध्यम से जो है व्यक्त किया है। ये बच्चे की मुस्कान से मृतक में भी जान आ जाती है, ये भी सही है। ऐसा लगता है कि झोपड़ी में कमल के फूल खिल उठे हों, बी ऐसा लगता है कि झोपड़ी में भी कमल के फूल खिल उठे हों, ये भी सही है। ऐसा लगता है बाबुल से शेफालिका के फूल झरने लगे हों, ये भी सही है। ठीक है, डी उपरोक्त सभी, तो ये इसका सभी हो जाएगा आंसर। ठीक है, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर। ठीक है, आइए देखते हैं 7। यह दंतोरित मुस्कान कविता के आधार पर कवि को किसकी मुस्कान छविमान लगती है। ए में शिशु की मुस्कान, बी में माँ की मुस्कान, सी में चाचा की मुस्कान और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी ये शिशु की मुस्कान जो है छविमान लगता है कवि जी को। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 8 पर चलते हैं। यह दंतोरित मुस्कान कविता के आधार पर किसका परिचय किसके साथ नहीं है। ठीक है, ये शिशु का परिचय अपने माँ के साथ, बी शिशु का परिचय अपने पिता यानी कवि के साथ, शिशु का परिचय अपने परिवार के साथ, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। जो शिशु है कब जो है यहाँ पे जिस बच्चे का जिक्र हुआ है इस कविता में, उनका परिचय जो है अपने पिता यानी कवि के साथ परिचय नहीं है। ठीक है, प्रश्न संख्या 9 पर चलते हैं। ठीक है, आइए। यह दंतोरित मुस्कान कविता में धूल धूसर तुम्हारे ये घात पंक्ति में कौन सा अलंकार है। अभी आपने पढ़ा कविता में। ठीक है, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो इसका आंसर आप
निश्चित ही बता पाएंगे। ठीक है, यह दंतुरित मुस्कान कविता में धुल धूसर तुम्हारे ये गात पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पर। ठीक है, यह दंतुरित मुस्कान कविता में कवि स्वयं को अतिथि क्यों बताता है? क्यों बताता है? वह बहुत समय बाद घर आया है, वह मेहमान बनकर घर में आया है। सी, ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग? वह जो है बहुत समय के बाद घर से घर आया है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ये। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पर। ठीक है, फसल कविता किस भाषा में रचित है? ये ब्रज भाषा में, बी खड़ी बोली हिंदी, सी संस्कृत भाषा और डी मैथिली। ठीक है, अगर आपने इस कविता को बारीकी से सुना होगा, इनके व्याख्या को बारीकी से ध्यान से सुना होगा, तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी खड़ी बोली हिंदी। ठीक है, अगला प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या क्वेश्चन नंबर 12 पर। ठीक है, आइए देखते हैं 12। फसल कविता किस काल की रचना है? ठीक है, फसल जो कविता है वो किस काल की रचना है? ये आदिकाल, बी आधुनिक काल, सी रीतिकाल और डी वीरगाथा काल। तो ये जो फसल कविता है वो आधुनिक काल की कविता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं, आइए देखते हैं। फसल कविता में फसल को किसका जादू बताया गया है? ठीक है, फसल कविता में फसल को किसका जादू बताया गया है? जल का जादू, खेत का जादू, मनुष्य का जादू, सूरज का जादू। तो ये जो है फसल में की कविता के आधार पर फसल को जो है जल का जादू बताया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। चलिए आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं, आइए प्रश्न संख्या 14 पे। फसल कविता के आधार पर कवि ने एक के नहीं, दो के नहीं शब्दों का प्रयोग बार बार क्यों किया है? ये किसानों के श्रम को महत्व देने के लिए, बी अपनी बात पर बल देने के लिए, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? अपनी बातों पर बल देने के लिए जो है बार बार एक के नहीं, दो के नहीं शब्दों का प्रयोग किया है। ठीक है, तो आज का जो है MCQ और कविता का जो आपका भावार्थ था, ठीक है, और कविता यह दंतुरित मुस्कान का वीडियो जो है समाप्त हुआ। ठीक है, अगर आप लोगों को यह वीडियो या सेशन अगर अच्छा लगा हो तो हमारे YouTube चैनल तेजस डिफेंस एकेडमी को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।